आज का टॉपिक निस्बतन छोटा ही है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है। हम जो है वो जो चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एक्चुअली द म्यूटेशन। ठीक है? म्यूटेशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं सडन चेंज इन जीन। ये चेंज जो है वो एक तो वो किस वजह से आया। ठीक है? वो कोई भी रीज़न हो सकती है, वो रीज़न हम अभी देखेंगे। अ, इसमें हमारा काम ये होता है, इस टॉपिक के अंदर हमारा काम ये होता है कि सबसे पहले हम देखें उसकी रीज़न क्या है। नंबर 2 हम उसमें ये देखा करते हैं कि जो रीज़न के साथ-साथ जो उसमें वो होता है मतलब उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किसी भी म्यूटेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये वो 2 चीज़ें हैं जो इस टॉपिक का मेन कंसर्न है। इस टॉपिक में आने वाली जो 2 मेन चीज़ें हैं वो हमने आज अब देखनी है। ये 2 चीज़ें, ठीक है? इसमें सबसे पहली बात तो ये बेटा ये है कि म्यूटेशन जो है वो 2 तरह की होती है। एक म्यूटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्पबेल बायोलॉजी 2 उसमें जो है वो हम कैटेगरीज में मेजरली डिवाइड किया करते हैं। एक होती है लार्ज स्केल म्यूटेशन। लार्ज स्केल म्यूटेशन का ज्यादातर ताल्लुक जो है वो क्रोमोसोमल एबरेशन के साथ होता है, यानी कोई भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आ जाए। अब वो चाहे प्लॉइडी हो, ठीक है, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर नंबर का चेंज हो जाना, चाहे वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या उसमें स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाना, कोई भी होगा तो वो एक्चुअली लार्ज स्केल ही काउंट होगा। क्योंकि याद रखिए क्रोमोसोम में जब भी चेंज आता है ना तो वो एंटायर जीन का चेंज आता है, एंटायर जीन या क्लस्टर ऑफ जीन्स में चेंज आता है। ठीक है? क्रोमोसोम में जब भी चेंज आता है, जबकि दूसरे इसको कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं इसका, तो हम ये देखते हैं कि ये जो दूसरी टाइप की म्यूटेशंस होती हैं जिनको हम स्मॉल स्केल म्यूटेशंस कहते हैं। स्मॉल स्केल म्यूटेशंस जो हैं वो कोई भी ऐसी होती हैं जो विद इन ए जीन आती हैं प्रॉब्लम्स, यानी कि एक ही जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई। अब उस जीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? किसी भी जीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ये आ सकते हैं कि उसकी जो अरेंजमेंट है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए। ठीक है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल स्केल म्यूटेशंस हैं वो विद इन अ जीन आने वाले चेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये बातें हम, ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खास तौर पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम काफी अच्छे तरीके से ये पूरा एक पैकेज के तौर पे पढ़ चुके हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हमारा फिलहाल ये कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न इस वक्त है स्मॉल स्केल म्यूटेशंस जो विद इन अ जीन आते हैं। और स्मॉल स्केल म्यूटेशंस में आने वाले जो चेंजेस होते हैं उनमें नंबर 1 जो है वो आप नाम लेते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन जो है वो असल में जो जीन के अंदर प्रॉब्लम आता है ना वो बेसिकली होता पॉइंट म्यूटेशन ही है। जीन के अंदर जब भी चेंज आएगा तो वो पॉइंट म्यूटेशन ही ज्यादातर होता है। और ये जो पॉइंट म्यूटेशन होती है ये आगे कई तरह की होती है। ठीक है? जैसे आप कहते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन जो है वो किसी, इसकी असल डेफिनेशन ये है कि किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन पे कोई चेंज आ जाना। पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है जिसमें कोई चेंज आ गया, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है या कोई पर्टिकुलर पोजीशन है जिस पर कोई चेंज आया। अब ये जो म्यूटेशन है ये किसी एक पॉइंट पर है। यानी अगर आप इसको मिसाल के तौर पर लेना चाहते हैं तो एजीसीटी चार, अगर आपके पास 8 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ऑब्वियसली इनका जो बनेगा वो टीसीजीए, ये इनका जो है वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? अब इनमें से किसी एक जगह पर, किसी एक जो है वो पॉइंट के ऊपर कोई एक आ जाता है, इसको हम कहते हैं बेस पेयर म्यूटेशन। के किसी एक जगह पर कोई एक बेस पेयर अगर चेंज हो जाता है, अब ऐसे में क्या होता है, किसी एक जगह पर अगर कोई एक बेस पेयर चेंज हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो किसी एक पॉइंट पर चेंज आया है। तो इस वजह से जीन में आने वाली ज्यादातर म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, जीन में आने वाली ज्यादातर म्यूटेशंस को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है? अब यहां पर जो है वो अगर आप एक दफा बुक पे नजर दौड़ाते हैं तो पॉइंट म्यूटेशन जो है वो एक जनरल टर्म हुआ करती है। ये बिल्कुल जनरल टर्म है। इसके आगे जो है वो आ जाया करता है जिसको आप कहते हैं कि इसके आगे इसकी फर्दर टाइप्स आ जाया करती हैं कि इसकी फर्दर टाइप्स में कौन कौन सी म्यूटेशन शामिल हैं, वो हम जो है वो इसमें बेसिकली अब इसमें हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है। अब यहां पर जो है
वो जो पॉइंट म्यूटेशन है उनकी टाइप्स पे अगर आप डिस्कशन करते हैं तो जो पहली टाइप पॉइंट म्यूटेशन की आती है उसमें सबसे पहले तो आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कि किसी एक बेस पेयर का अपनी जगह से सब्स्टिट्यूट हो जाना। असल में सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली ये है कि किसी एक जगह से किसी एक बेस पेयर का अपनी पोजीशन पे जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी जगह पे किसी और बेस पेयर का आकर लग जाना, इसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। आमतौर पे आपने सब्स्टिट्यूशन की अगर टर्म आपको याद हो तो सब्स्टिट्यूशन की टर्म किसके लिए यूज होती है? सब्स्टिट्यूशन की टर्म इस काम के लिए यूज होती है कि आप ये कहते हैं कि कोई सा एक टीचर अगर किसी और जगह पे आकर किसी और टीचर की जगह पे आकर उसका लेक्चर, या तो वो उसको छुट्टी की वजह से उसका लेक्चर लेता है या वो एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी उसकी जगह पर कोई और आ गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है ये किसी भी एक पेयर की जो है वो का चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ GUA है और यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली क्या आएगा इसके ऑपोजिट में? CAU, ठीक है, ये इसका जो है वो इसके अंदर आएगा। तो अब अगर आप कहते हैं कि ये दोनों इकट्ठे चेंज हो जाते हैं या ये दोनों इकट्ठे चेंज हो जाते हैं तो क्या होगा कि ये इनका बिल्कुल चेंज हो जाना, इनका बिल्कुल बदल जाना, इनका बिल्कुल बदल जाना। जैसे अब आप अगर यहां पर देखें तो इस A और U की जगह फर्ज कर लें कि दोबारा आ जाता है G और C, ठीक है, यानी कि ये टोटल क्या बन जाएगा? GUG और CAC, ये बन जाएगा। तो ये जो है इसमें जो गौरतलब बात है वो ये है कि नो डिलीशन। ये जो जीन है इसके अंदर कोई डिलीशन नहीं हुई, कोई एडिशन नहीं हुई, बल्कि जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी जगह पर कोई और न्यूक्लियोटाइड आकर प्लेस हो गया है। तो ऐसी म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन कहलाती है, ऐसी म्यूटेशन को आप सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे में जो प्रॉब्लम आता है, जो बहुत बड़ा बहुत सी लीथल डिजीज जो है वो इसके नतीजे में कॉज होती हैं, उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले देखिए कि ऑब्वियसली अगर एक जगह पर चेंज आता है, फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूं, मैं यहां पर जेनेटिक कोड का टेबल निकाल लेता हूं। जेनेटिक कोड के टेबल को इजीली एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम जो है वो सिंपल FSC2 की बुक से निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। कैम्बल में ढूंढना पड़ेगा, ये गालिबन है तो वैसे इसी चैप्टर में, पिछले चैप्टर में है, लेकिन ये है कि चलें इसमें से निकाल लेते हैं हम, ये करीब ही है। ये देखिए यहां पर आपके पास जो है फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये चार कोड्स जो हैं ये रिडंडेंसी की वजह से ये चारों कोड वेलिन को कोड कर रहे हैं, ठीक है, और इधर जो है वो ग्लूटामेट है, और ये ग्लूटामेट है, इसको दो तरह के कोड्स जो हैं वो इसको ग्लूटामेट को कोड कर रहे हैं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं कि जी GUG और GAG, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। GUG जो है वो वेलिन को कोड करता है, GUG ये कोड करता है वेलिन को, और GAG जो है वो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। अब आपके सामने ये ग्लूटामेट है, ये ग्लूटामिक एसिड कहलाएगा। अब गौर कीजिए, ये जो दोनों हैं इन दोनों के दरमियान में सिर्फ एक बेस पेयर का फर्क है, ठीक है। जैसे अगर किसी जगह पर GUG लगा हुआ है तो उसके ये किसका है? ये एक्चुअली जाहिर है मैसेंजर RNA का कोड है GUG। अब अगर किसी वजह से इस GUG में इस A की जगह क्या, इस U की जगह क्या आ जाता है? A आ जाता है, तो वेलिन की जगह क्या लग जाएगा? ग्लूटामिक एसिड लग जाएगा, ठीक है। इसको अब यहां पर जो है वो मैं एक दो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले यहां पर और दे दूं कि जब आप डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं ना कि म्यूटेशन के नतीजे में दो नतीजे आ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के जो इफेक्ट्स होते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन के जो इफेक्ट्स होते हैं उनमें दो तरह के नतीजे आ सकते हैं। सबसे पहले इसका नतीजा आता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन मैं आपको ये जो है जल्दी चीजें बताकर फिर मैं मजीद टेक्निकलिटी की तरफ लेकर जाऊंगा। साइलेंट म्यूटेशन क्या है? साइलेंट म्यूटेशन है कि अ म्यूटेशन अकर्स बट अमाइनो एसिड रिमेन्स द सेम। अ म्यूटेशन अकर्स, अमाइनो एसिड रिमेन्स द सेम। अब यहां पर आप जो है वो एक बड़ी इजी मिसाल ले सकते हैं। अभी आपने वेलिन के लिए कितने कोड देखे हैं? 4 कोड्स देखे हैं। अब उन चारों कोड्स में से कोई एक भी आ जाता है तो क्या होगा कि वो जो अमाइनो एसिड होगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब है जो बेसिक मैसेज रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे
GW और GUC, ये दोनों किसको कोड कर रहे हैं? ये दोनों वेलिन को कोड कर रहे हैं। अब अगर ओरिजिनल डीएनए में कोड जो है वो क्या था, वो डीएनए के जरिए कोड आया था GUU, लेकिन म्यूटेशन होके वो क्या बन गया? GUC बन गया। नाउ इट वुड बी कॉल्ड एज अ साइलेंट म्यूटेशन। हुई पॉइंट म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहां पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुई है। तो ऐसे केस में आप क्या कहा करते हैं कि ये साइलेंट है। इस म्यूटेशन की आमतौर पर खैर हुआ करती है कि इसमें कोई इतना बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस इस तरह की म्यूटेशन प्रोमोटर रीजन में हो। प्रोमोटर रीजन में ऐसी म्यूटेशन जो है वो लीथल साबित हो सकती है, क्योंकि प्रोमोटर जो है वो बाइंडिंग साइट होती है बहुत से एंजाइम्स की। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि जो मैसेंजर आरएनए का या सॉरी डीएनए का जो प्रोमोटर रीजन होता है, किसी भी जीन का जो प्रोमोटर रीजन होता है, वो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स की बाइंडिंग साइट होती है। फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज है, उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है। अब अगर प्रोमोटर पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, चाहे वो साइलेंट म्यूटेशन ही था, लेकिन इसके नतीजे में लिथैलिटी किस तरह आ सकती है? आप कहते हैं कि जी ये प्रोमोटर है और उसके बाद ये कोडिंग रीजन है। अब प्रोमोटर और कोडिंग रीजन में इस जगह पर एक चेंज आता है। बेटा ये बाइंडिंग साइट है किसके लिए? ये बाइंडिंग साइट है आपका जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है उसके लिए। बाइंडिंग साइट पे चेंज आना, और आपको ये भी पता है कि प्रोमोटर आमतौर पर कौन सा रीजन होता है? प्रोमोटर आमतौर पर वो रीजन होता है जिसको कोड किया ही नहीं जाता। प्रोमोटर को कोड नहीं किया जाता, कोड किया जाता है कोडिंग रीजन को, वो जो मैंने आगे बनाया है, ये वाला जो रीजन है, इसको जो है वो कोड किया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर कोई चेंज आता है तो इसका नतीजा ये निकल सकता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 की बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर यही चेंज, ये जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा? एक था GUC और दूसरा गालबन था GUG। ठीक है, ये जो दोनों हैं, इन दोनों में अगर सिर्फ इन दोनों के अंदर चेंज आ जाता है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। GUC की जगह G आ जाता है या G की जगह C आ जाता है, देन इट डजंट मैटर, इट वुड बी कॉल्ड एज अ साइलेंट म्यूटेशन, क्योंकि दोनों ही वेलिन को कोड कर रहे हैं। लेकिन अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है? इसका दूसरा इफेक्ट होता है जिसको आप कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस, ये जो मिससेंस म्यूटेशन है, इसका नतीजा क्या बनता है ये अब आप गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां पर आपको विद 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 ए प्रॉपर डिजीज एक जो है वो आपको मिसाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी कहा कि GAG जो है ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट के लिए, और GUG कोड करता है किसके लिए? ये कोड करता है वेलिन के लिए। अब यहां पर मैं जिस डिजीज की बात करने लगा बेटा, वो डिजीज है असल में सिकल सेल एनीमिया। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 4 चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन की। ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे है? हीमोग्लोबिन से है। अब ये जो 4 चेन्स हैं, इन चारों चेन्स में एक बीटा चेन होती है, एक बीटा चेन, जिसके अंदर चेंज क्या आता है कि एक बड़ी ही क्रूशल जगह पर लगा होता है ग्लूटामिक एसिड, या इसको आप दूसरे अल्फाज में कहते हैं ग्लूटामेट। और ये ग्लूटामेट किस में चेंज हो जाता है? ये ग्लूटामेट जो है ये वेलिन में चेंज हो जाता है। किस तरह चेंज हो जाता है? सिर्फ इस यू की जगह, या आप यूं कह लीजिए कि सिर्फ इस ए की जगह कौन सब्स्टिट्यूट करता है? यू सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और आप देख लीजिए, आमतौर पर ये जो ए है, ये यू के साथ ही बॉन्ड बनाता है ना, तो ये इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ए की जगह पर यू लग जाता है। और ए की जगह पर यू लगने से फर्क क्या पड़ता है? ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिजीज होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया के बारे में उसकी जो प्रॉब्लम होती है सिकल सेल एनीमिया, उसमें जो फिनोटाइप होती है, बेसिकली वो जो फिनोटाइप आती है कि उसमें होता क्या है सेल्स के साथ? सेल टेढ़े हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, वो सेल साइज में इतना बड़ा हो जाता है कि वो कैपिलरी में से नहीं क्रॉस कर सकता। वो जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, उसको समझिएगा बहुत गौर से। बेटा ये जो मिससेंस म्यूटेशन है ना, इट डिपेंड, ये बड़ी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, और जो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होती। इट डिपेंड, डिपेंड क्या करती है कि अगर तो ये जो मिससेंस म्यूटेशन है ये किसी नॉन क्रिटिकल पॉइंट पर आई है, नॉन क्रिटिकल अमाइनो एसिड ये बनाती है। नॉन क्रिटिकल अमाइनो एसिड से क्या मुराद है? नॉन क्रिटिकल अमाइनो एसिड से मुराद ये है कि याद रखिए, किसी भी हीमोग्लोबिन का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये वाला है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है,
अब अगर वो म्यूटेशन ऐसे अमाइनो एसिड पे आती है कि वो अमाइनो एसिड इस जगह मौजूद है ना, या इस जगह मौजूद है, या वो अमाइनो एसिड इस जगह मौजूद है, या वो अमाइनो एसिड इस जगह मौजूद है, देन इट डजंट मैटर एट ऑल। यानी मिससेंस म्यूटेशन भी आ जाए, बेशक आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मिससेंस म्यूटेशन है, ये अगर किसी नॉन क्रिटिकल जगह पर आती है, खैर है, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है वो अपना काम कर रहा है ना, बस खैर है। मिससेंस म्यूटेशन जो है वो, यानी एक होता है ना कि एक वर्ड की कोई गलत सेंस ले ली गई। जैसे आप कहते हैं कि बाज औकात दो लैंग्वेजेस होती है ना, उन दो लैंग्वेजेस में एक ही वर्ड के डिफरेंट जो है वो बनते हैं, मतलब बनते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मिस सेंस का मतलब क्या होता है, किसी एक वर्ड की सेंस डिफरेंट हो गई। लेकिन यहां पर अगर वो वो जो अमाइनो एसिड है वो किसी एक जगह, ऐसी जगह पर प्रॉब्लम आया है कि जो नॉन क्रूशियल एरिया है, नॉन क्रिटिकल एरिया उस प्रोटीन का, तो वो मिससेंसेशन भी काम कर जाएगी। लेकिन ये जो सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम आता है, इसके नतीजे में जो सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम आता है, ये जो वेलिन है ये कहां पर लगी होती है बेटा? ये जो वेलिन है ये आमतौर पर इस जगह पर मौजूद होती है, ये देखिए, ये इस जगह पर वेलिन मौजूद होती है। यानी कि ये बहुत ही क्रिटिकल पोर्शन है, जिसकी वजह से पूरे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। ये वो वेलिन है जो बेसिकली उस हीमोग्लोबिन के सेंट्रल पॉइंट पर लगी हुई है, और ये वेलिन अपना रोल प्ले कर रही थी किस लिहाज से कि ये वो उन चेन्स को जोड़ने का बायस बन रही थी। वो जुड़ी नहीं, इसका मतलब है म्यूटेशन आ गई, उस सारी हीमोग्लोबिन की जो चार चेन्स हैं उनकी जो ज्वाइनिंग होनी थी वो डिस्टॉर्ट हो गई, ठीक है। अब ये मिससेंस एक और लिहाज से भी, अब आप देखिए कि नॉन क्रिटिकल अमाइनो एसिड एक और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप आमतौर पर किसी भी एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया करते हैं, ऐसे करके आपने किसी भी एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया। अब इस एंजाइम में दो रीजन होते हैं, एक वो होते हैं जिसको आप कहते हैं कि ये वो एरिया है जिसको आप एक्टिव साइट कहते हैं या बाइंडिंग साइट वगैरह कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो एक एरिया होता है जिसको आप कहते हैं ग्लोब्यूलर रीजन ऑफ एंजाइम। ग्लोब्यूलर रीजन ऑफ एंजाइम वो होता है कि जिस रीजन में अगर चेंज आ भी जाए ना, तो बहुत बड़ा फर्क आमतौर पर नहीं पड़ता। जो ग्लोब्यूलर रीजन है इसमें ये नॉन क्रिटिकल है, मतलब क्रिटिकल भी हो सकता है, हर एंजाइम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हर एंजाइम की बात नहीं कर रहा कि हर एंजाइम का ग्लोब्यूलर रीजन नॉन क्रिटिकल होता है, लेकिन आमतौर पे क्रिटिकल भी वो अपना क्रिटिकल भी हो सकता है ग्लोब्यूलर रीजन। अगर तो किसी एंजाइम का ग्लोब्यूलर रीजन नॉन क्रिटिकल है और वहां अमाइनो एसिड चेंज होता है, देन इट डजंट मैटर एट ऑल। उसकी एक्टिव साइट ठीक है, अगर एक्टिव साइट ठीक है, ओके जी, जाने दो, कोई मसला नहीं। तो ये जो मिससेंस म्यूटेशन है, ये भी डिपेंड कर रही होती है कि ये किस रीजन में मौजूद है, किस एरिया में मौजूद है, अमाइनो एसिड कहां पर चेंज हुआ है। लेकिन तीसरी टाइप आती है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इसकी तीसरी टाइप आती है, और वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। मैंने इफेक्ट का कहा ना, तो इसमें नॉनसेंस म्यूटेशन भी है। नॉनसेंस म्यूटेशन को अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। बेटा, नॉनसेंस म्यूटेशन सीधी सीधी ये चीज है कि कोई एक कोडॉन किसी एक को, जैसे फॉर एग्जांपल ए यू, एक मिनट, यूएसी एक कोडॉन है, ये किसी एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको यहां से देखकर बता देता हूं। फॉर एग्जांपल यूएसी, ये यू है ना, यू के साथ एसी, ये टायरोसिन को कोड कर रहा है, ठीक है। यूएसी कोड कर रहा है टायरोसिन को। अब इसी यूएसी में एक सब्स्टिट्यूशन होती है और ये बन जाता है यूएजी। हाँ जी, यूएजी कौन सा कोडॉन है? स्टॉप कोडॉन है। ये स्टॉप कोडॉन है। दिस इज नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन यानी जिस म्यूटेशन की कोई सेंस नहीं बन रही, जिस म्यूटेशन से कोई अमाइनो एसिड नहीं बन रहा, इट वुड रिजल्ट इन प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है वो प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाएगी, और प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाने की वजह से अब ये ट्रांसलेशन जो है, इट वुड बी क्रिएटिंग अ फॉल्टी प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा एक और बात भी याद आनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा हमने डोमिनेंस रिलेशंस पढ़े थे। डोमिनेंस रिलेशंस में हमने ये कहा था कि प्रोटीन बनती है, रिसेसिव और डोमिनेंट एलील्स दोनों केसेस में प्रोटीन बनती है, लेकिन वो प्रोटीन
अपनी उस जगह पर जहां उसने रोल प्ले करना था वो वहां फिट होने के काबिल नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीन्स के अंदर कोई भी जीन ऐसा नहीं है, अगर उसकी मिथाइलेशन नहीं हुई, यानी अगर वो जीन ऑफ नहीं किया गया, अगर वो जीन ऑफ नहीं किया गया, तो कोई भी जीन है, अगर वो जीन ऑन है तो उसकी क्या की जाएगी, उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जाएगी। डिपेंड ये करेगा कि आया वो प्रोटीन काम की बन रही है या नहीं बन रही। अगर वो प्रोटीन अपना रोल शो कर रही है और नॉर्मल रोल शो कर रही है जो हमारी बॉडी के लिए जो है वो फेवरेबल है, तो उसको हम कहेंगे कि ये डोमिनेंट है। लेकिन अगर वो प्रोटीन बन रही है और वो हमारी बॉडी के लिए कोई खास रोल प्ले नहीं कर रही, हमारी बॉडी में उल्टा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये रिसेसिव हो गया। लेकिन दोनों केसेस में दोनों जीन्स की ट्रांसलेशन की जाएगी। आपके सामने मिसाल है यहां पर, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में भी तो की जा रही है ना किसी तरह से। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशन है, ये हमें म्यूटेशन से भी समझ आ सकते हैं कि प्रोटीन बनेगी लेकिन फॉल्टी होगी। अब यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन वाली जो म्यूटेशंस हैं वो समझ आ गई हैं। आप लोग क्वेश्चन कीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी म्यूटेशन की वजह से फॉल्टी प्रोटीन बन रही है और अगर वो म्यूटेशन रिसेसिव है तो वो फर्क नहीं डालेगी? देखिए ना, उसमें ये डिपेंड करता है कि वो म्यूटेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि वो फॉल्टी प्रोटीन बना रही है, लेकिन हुआ क्या है कि वो फॉल्ट ऐसी जगह पर आया है जो नॉन क्रूशल रीजन है। याद रखिए, अगर प्रोटीन फंक्शनली खराब हो गई है ना, तो वो डेफिनेटली एक मिस सेंस म्यूटेशन, जो डेंजरस म्यूटेशन हो, ठीक है। लेकिन अगर एक मिस सेंस म्यूटेशन है और वो ऐसी जगह पर आई है जो नॉन क्रूशियल है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटीन अपना फंक्शन करती रहेगी। ये अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हुई थी। जी सर ये रिसेसिव और डोमिनेंट वाला दोबारा से बता दें थोड़ा सा। अच्छा, रिसेसिव और डोमिनेंट वाला, बेटा मैं ना आपसे एक लेक्चर शेयर करता हूँ, ठीक है। असल में ना ये सुमेरा, ये जो रिसेसिव और डोमिनेंट वाला है ना, इस पे हमारी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं आपको खास तौर पर सजेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर आप लाजमन सुने, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जेनेटिक्स समझने के लिए, ठीक है। मैं इस वक्त मुख्तसरन पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से, जाहिर है आपको मैंने कल भी ये बात शेयर की थी, लेकिन वो लेक्चर आप लाजमी सुनिए। उस लेक्चर से आपके जहन में जो जो दरवाजे खुलेंगे ना, आप खुद परेशान हो जाएंगी, क्योंकि कैम्बेल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों जीन्स को डोमिनेट करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे को डोमिनेट कैसे करते हैं कि वो दोनों अपनी प्रोटीन बना रहे होते हैं, दोनों अपनी प्रोटीन बना रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे वो को डोमिनेट करते हैं, लेकिन फिनोटिपिक लेवल पे आके एक डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि जो एक की प्रोटीन होती है वो सूटेबल होती है, दूसरे की प्रोटीन फॉल्टी होती है, लेकिन बनाते दोनों हैं प्रोटीन। ये है जो कैम्बल में लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां से एकदम आपका जो डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स हो जाता है। हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि भाई रिसेसिव प्रोटीन बनाता ही नहीं है। बेटा, हर रिसेसिव प्रोटीन बनाता है, हर रिसेसिव प्रोटीन बनाता है, लेकिन उसको डिपेंड करता है कि वो रिसेसिव जो है वो किस तरह अपने आप को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वो जो रिसेसिव है, आया वो रिसेसिव जो है वो आपके लिए लीथल है या नहीं है। अब एक सिंपल से आपको बात बताता हूं कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसी की बात कर लीजिए आप। सिकल सेल एनीमिया जो है, इसके अंदर वो जो प्रोटीन बन रही है, जो खराब प्रोटीन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी तो बन ही रही है ना, वो भी तो आखिरकार बन ही रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो रिसेसिव जीन था वो प्रोटीन बना रहा है। फिर इसी तरीके से एक और बात कैम्बेल के उसी लेक्चर में गालबन मैंने डिस्कस की हुई है कि ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, उसमें डोमिनेंट प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से ज्यादा होती है।
इसका मतलब है अगर एक बंदा थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन हमेशा उससे कम रहेगा जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट हीमोग्लोबिन के जीन्स। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। ठीक है, तो वो जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है और रिसेसिव डोमिनेंट रिलेशनशिप है, वो लेक्चर मैं आपसे शेयर करूंगा ढूंढ के, वो आप लाजमी सुनिएगा। जी बेटा, और कोई सवाल? जी सर, और दूसरा ये सर, रिसेसिव को हम हमेशा लीथल के तौर पर तो नहीं लेंगे ना? अब नहीं जैसे कोई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो रिसेसिव के तौर पर, यानी कि एक जनरेशन में वो छुप जाती हैं, तो जी जी अगले में वो बिल्कुल जाके वो एक्सपोज नहीं, ये कर हमेशा, जाती हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा लीथल नहीं है। जी समीना। जी सर जो आपने वो बताया क्रूशियल पॉइंट का, तो वो हम्म, है, आपने यही है ना कि पिछले लेक्चर में आपने एक दफा बताया था कि जो होती है ना सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो दो चेन्स एक जगह पे ज्वाइन होती है ना, तो वहां पे अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो इफेक्ट होगा, अदरवाइज जैसे जैसे आपने कहा था एक बेस पॉइंट होता है, जी ये वही बात है ना? जी वही, एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही है। और फिर सर इसी, एक और, जी जरूर 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 बोलिए। सर आप बता दें बस। नहीं नहीं नहीं, मैंने आगे आगे चलना था, मैंने आगे एक और पॉइंट बताना था, आपका सवाल यहाँ पे बेहतर है, बताइए। सर वो एक क्वेश्चन है ना, मुझे कंफ्यूज कर रहा है, वो जो आपने कहा था कि जो प्रोटीन बनती है मतलब रिसेसिव की पार्टी होती है और जो डोमिनेट होता है उसकी प्रोटीन नॉर्मल होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो होमोजाइगस डोमिनेट होगा तो उसमें प्रोटीन जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो रिसेसिव में दोनों ही पार्टी होंगी। जी बिल्कुल, रिसेसिव में और दोनों ही फिर है। और जिस फिर हमारी बॉडी की नीड पे डिपेंड है, अगर बॉडी को कम प्रोटीन जरूरत होगी और हमारी बॉडी में दोनों ही डोमिनेट होंगे फिर हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, हमारी बॉडी के लिए सबसे नॉर्मल चीज ये है कि दोनों एलील्स डोमिनेंट हो, सर सबसे नॉर्मल वैसे चीज। हेट्रोजाइगस जो हेट्रोजाइगस होता है उसको अच्छा होना चाहिए ना नहीं बॉडी के लिए, हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक अगर एक्सेस प्रोटीन प्रोड्यूस करे तो दूसरा उसको नॉर्मलाइज करता है रिसेसिव वाला। नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा इसमें नहीं अच्छी है। और बुरी की बात तो नहीं है? एक मिनट समीना रुकिएगा, मैं जरा ये बता दूं। एक्चुअली इसमें बेटा समीना, ये बात तो हमारी एक दफा पहले भी हो चुकी है कि ये जो दोनों एलील्स हैं, ये दोनों ही प्रोटीन बनाते हैं, दोनों एलील्स प्रोटीन बनाते हैं, और जो दोनों एलील्स हैं उनमें से एक अगर रिसेसिव हो जाता है तो एक्चुअल प्रोटीन की अमाउंट कम हो जाती है, एक्चुअल प्रोटीन की अमाउंट कम हो जाती है। ये तो बकायदा हमने पहले पढ़ा हुआ है। जी सर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, आप समझ आ गई है। जी सुमेरा। सर मैं ये कह रही हूँ, ये डोमिनेंट रिसेसिव, ये तो मतलब अच्छा या बुरा होने का तो इतना वो नहीं है ना, जो भी हमारे अंदर आएंगे वो एक्सप्रेस करेंगे। डोमिनेंट जरूरी नहीं है हमेशा नॉर्मल हो, डोमिनेंस असल में, नॉर्मल भी एक टर्म है ना। नॉर्मल वो है कि जो हमें फायदा दे रही है, बेसिकली जो उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर एक नॉर्मल कैरेक्टर शो कर रही है, उस पर्सन को तभी जो एज है वो सरवाइव करने दे रही है। लेकिन अगर वही आपने पढ़ा हुआ है कि जो पेडिग्री में डिजीजेस ट्रेवल करती हैं वो डोमिनेंट होती हैं, बहुत से डिजीजेस, अब अगर वो डोमिनेंट आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो तो बड़ा लीथल जीन है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल है कि हर दफा डोमिनेंट नॉर्मल नहीं होगा। जी सर, वो तो जीनेटिक्स पे डिपेंड करेगा, जिस तरह की भी जीन्स ट्रांसफर हो रही हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी और कोई? अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं अब हम के ये जो एडिशन और डिलीशन है इसमें क्या होगा। बेटा चलें हम बनाते हैं AGCU UGCA, कितने हो गए, 3 4 6 और 9 कर देते हैं। यहाँ पे हम दोबारा ले आते हैं U। ठीक है, ले जी, अब इन तीनों को हम ढूंढते हैं कि ये तीनों कोड्स जो हैं वो कौन कौन सा अमाइनो एसिड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जेनेटिक कोड वाला खोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, AGC था कार्बन। जी हमारे पास सबसे पहले है AGC, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ये रहा AGC, सीरीन कोड कर रहा है। ठीक है, ये कोड कर रहा है सीरीन। अच्छा, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास WG, तो देख लेते हैं WG क्या है। ये रहा ल्यूसीन, ये कोड कर रहा है ल्यूसीन को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है CAU, तो देख लेते हैं हमारे पास सी वाला, जो सी वाली रो ये है CAU, हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन जो है वो कोड कर रहा। अच्छा जी, अब एडिशन और डिलीशन में क्या होगा।
एडिशन या डिलीशन में ये होगा कि किसी भी एक जगह पर कोई एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है। कोई एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड होने से इस पूरे जीन की सेंस ही बदल जाती है। अब गौर कीजिए, यहां पर कोड बन रहा था एक, यहां तक दूसरा कोड बन रहा था, यहां तक तीसरा नॉर्मल कोड था CAU, आपने वहां एक A ऐड करके उसको क्या कर दिया CAA। ये जो पूरा कोड चेंज होना है इसको बेटा आप कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये फ्रेम, पूरे कोड का फ्रेम ही शिफ्ट हो गया है, इसको आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का नाम देते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है, कैम्बेल कहती है कि ऑल डाउनस्ट्रीम कोडॉन्स कैन कोड एंटायरली फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स। ऑल डाउनस्ट्रीम कोडॉन्स, डाउनस्ट्रीम कहां से हम डाउनस्ट्रीम पॉइंट ले रहे हैं, म्यूटेशन पॉइंट से डाउनस्ट्रीम जितने पॉइंट्स होंगे वो क्या कोड करना शुरू हो जाएंगे, वो एक एंटायरली डिफरेंट प्रोटीन को कोड करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? आपने एक कोडॉन ऐड किया, आपने एक कोडॉन बीच में, आपने एक न्यूक्लियोटाइड बीच में ऐड कर दिया, एक बेस पेयर ऐड कर दिया। जब आपने एक बेस पेयर ऐड किया तो अब ये वाला जो कोड है CAU वाला कोड, वो अब क्या बन गया CAA। अब ये जो U है, इसके पास जो ये अब किसके साथ मिलके कोड करेगा, ये अब अपने वाले आगे जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो AA हैं, वो बन रहा था AAC। ये AAC जो है एक्चुअल कोड था यहां से यहां तक, लेकिन अब क्योंकि आपने एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, ये U पिछले वाले कोडॉन से अलग होकर अगले वाले कोड से मिल जाएगा। तो अब ये बजाय AAC के ये क्या बन जाएगा, ये UAA बन जाएगा। और AAC किसको कोड कर रहा है, आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। AAC कोड कर रहा है एस्परजीन को, ठीक है, और UUA किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को। इट इज एन इंटायर कोड शिफ्ट, और ये जो कोड शिफ्ट है, इट वुड बी रिजल्टिंग अ ह्यूज डिजास्ट्रस इफेक्ट। बहुत बड़ा डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे सारे फ्रेम्स आगे चले जाएंगे। अब मैं इसको एक और अंदाज से क्या देते हैं, आपने एक बेस अभी ऐड की है ना, आप एक बेस डिलीट कर दें, आप एक बेस डिलीट कर दें। अभी जो एक बेस डिलीट करने से पहले कोड था AGC, अब कोड बन गया GCU, ठीक है। AGC किसको कोड कर रहा है देख लेते हैं। AGC कोड कर रहा है बेटा, ये रहा सीरीन को, ठीक है। और CAU किसको कोड कर रहा है, हिस्टिडीन को। एंटायरली डिफरेंट अमाइनो एसिड। ये अंजाम होता है, या ऐड हो जाए कोई एक बेस पेयर DNA में, या सब्ट्रैक्ट हो जाए कोई एक बेस पेयर DNA में। कोई एक काम हो जाए तो पूरा कोड आगे चला जाता है, और वो पूरा कोड सारे जेनेटिक कोड की सेंस को चेंज कर देता है, और उससे प्रोटीन ही खराब बनना शुरू हो जाती है, वो प्रोटीन जो कि अब हमारे किसी काम की भी नहीं होती, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा, ये एडिशन और डिलीशन यहां पर इन्होंने थोड़ा सा ही दिया हुआ है अगरचे, लेकिन जो दिया हुआ है उसमें वो वाज़ेह तौर पर कहता है एक्सटेंसिव मिससेंड यूजली एंडिंग सूनर और लेटर। और यहां पर जो है वो एक्सटेंसिव मिससेंस का क्या मतलब है कि अब यहां जितने भी कोडॉन होंगे, ऑब्वियसली उनका कोड ही चेंज हो गया। जब कोड चेंज हो गया है तो वो जो प्रोटीन बनेगी वो मिससेंस प्रोटीन होगी, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वो प्रोटीन अब हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये एडिशन या डिलीशन जो है, ये पूरा फ्रेम का शिफ्ट कॉज कर सकती है, ठीक है। तो अब आइए, इसके बाद जो है वो हमारे पास सोर्स ऑफ न्यू म्यूटेशंस एंड म्यूटेजेंस। म्यूटेशन आती कैसे, आप लोगों का इससे फ्रेम शिफ्ट से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, आज कौन कौन एब्सेंट है? हंसा तो मुस्तकिल ही नहीं आ रही, दूसरा सदफ, और कौन है? रिहा, एनी, नवाज, और कौन रह गया? कोई है और? तो ये भी देखो, काफी से मैंने सर आज आपने अटेंडेंस अपलोड
की है, अटेंडेंस आई है बेटे? शायद जीमेल पे मेरी आई है और गूगल क्लास दूसरे पे नहीं आई, क्लासरूम पे। क्लासरूम में खुद ही चले जाया करें बेटे, अगर वहाँ का नोटिफिकेशन ना आए ना, क्लासरूम में खुद ही आ जाया करें, वो हो जाता है नोटिफिकेशन का इशू। क्लासरूम के ना नोटिफिकेशन का बड़ा इशू आता है। फोर टर्न इन, फोर असाइंड, ये सर फोर मेरे नहीं असाइंड आते कौन नोटिफिकेशन। कौन कौन बोल रहा है? खुदा ना करो बेटे। फोर, सर मेरी एक सर हाँ अक्सा भी नहीं है, मिसिंग ही है। डन लेट, ये क्या किया हुआ? अक्सा भी नहीं है, सॉरी। हाँ मैंने भी अभी लगाई है, अभी देखिए। ठीक हो गया। नवाज, ओ अल्लाह के बंदे, सर ओए आपने हमें नोटिफिकेशन दे के लकी का प्रोफाइल बना दिया, फिर अब तो मुश्किल है खुद जाना गूगल क्लासरूम पे। नोटिफिकेशन का आदी तो बना दिया, लेकिन बेटा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें भी ना, एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना सीखें। सुमेरा आपको, ओए होए, आपने अभी नहीं उसमें वो नहीं आ पाई ना गूगल क्लासरूम में, कल मैंने कोड दिया था आपको। हाँ सर वो मैं भूल गई। वो उसमें आए, ताकि आपका भी जो है ना यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे अक्सा नहीं आई आज। अल्लाह अकबर, चले मैं देखता हूँ इसको। सौ सदर दोनों नहीं। नवाज अटेंडेंस लगा भाई। अच्छा, इसमें जो सोर्सेज हैं म्यूटेशन के, उसमें ये है कि नंबर 1, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इस बात का चांस होता है कि अपनी रवानी में जो डीएनए है, जो जिसको आप कहते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो किसी रॉन्ग प्यूरिन को किसी रॉन्ग पायरिमिडीन के साथ कॉम्बिनेशन बना दे उसका। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का काम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई आते जाओ और लगते जाओ, आते जाओ लगते जाओ, आते जाओ लगते जाओ। डीएनए डीएनए पॉलीमरेज ने बेसिकली पता है क्या बनाना है? डीएनए पॉलीमरेज ने बेसिकली फॉस्फोडाइएस्टर बनाना है। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जब ये इसको कोड कर रहा होता है, तो इसका काम डीएनए पॉलीमरेज 3 का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के ऊपर आने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके दरमियान में फॉस्फोडाइएस्टर बनाना होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 इस बात का ध्यान नहीं रखता कि उसके पास अब आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो पायरिमिडीन है या प्यूरिन है, वरना मिस्टेक्स क्यों आती, वरना प्रूफ रीडिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है आपको। हमने एक पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है रिगार्डिंग प्रूफ रीडिंग, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है और डीएनए पॉलीमरेज 1 भी गालिबन ये प्रूफ रीड करते हैं। प्रूफ रीड क्यों करते हैं? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड मिस्टेक्स करता है। ठीक है, और ये जो मिस्टेक्स हैं इनका लेकिन रेट क्या होता है ये भी देखिएगा। अबाउट 1 न्यूक्लियोटाइड इन एवरी 10⁻10 is altered and the change is passed on to the next generation of the cells। यानी 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स में से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड आमतौर पर होता है जो जिस गलती होती है, मतलब इतना भी वो नहीं है, इतने भी गलती के चांसेस नहीं है डीएनए पॉलीमरेज 3 के। बेशक हमने भी कहा कि डीएनए पॉलीमरेज 3 मिस्टेक करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलतियों पे गलतियां, छोटा सा बच्चा है जो इमला करते हुए गलतियां कर रहा है, नहीं, वो एक बड़ी ही पैटर्न में उस तक न्यूक्लियोटाइड पहुंचाए जा रहे होते हैं और वो लगाता चला जा रहा होता है। उसका काम न्यूक्लियोटाइड मंगाना नहीं है, उसका काम सिर्फ लगाते जाना है। ठीक है, तो उस तक अगर गलत आएगा तो वो उसका कसूर नहीं होगा। तो यहां पर जो है, हाँ, वो प्यूरिन के सामने प्यूरिन नहीं लगने देगा, पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन नहीं लगने देगा, क्योंकि वो एक बहुत वाज़ेह फर्क है जो आमतौर पर डीएनए के डिस्टेंस में आता है, दोनों स्ट्रैंड्स के डिस्टेंस में, जो कि हमने एक दफा पहले भी बात की हुई है। तो ये जो रेट है 1/10⁻10, ये अगरचे है तो बड़ा ही थोड़ा, अगरचे है बड़ा ही थोड़ा, लेकिन ये बात याद रखिए कि हमने कितने स्ट्रैंड्स करने हैं, हमने 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं उनकी डुप्लीकेशन करनी है, 46 क्रोमेटिन थ्रेड। और ये जो 1/10⁻10 है ना, ये चांस है, ये नहीं है कि 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स में से एक ने लाजमी होना है। चांस इस बात का है कि 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स में से एक में गड़बड़ हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो हो ही ना,
चांस वो वाला फॉलो ही ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वही चांस फॉलो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वही चांस फॉलो हो जाए, यानी कि 1/10 वाला चांस फॉलो हो और म्यूटेशन आ जाए, अब इस म्यूटेशन को जो है वो आपने क्या करना होता है, इस म्यूटेशन को आपने प्रूफ रीड करके खत्म करना होता है। यहां पर अगर प्रूफ रीड, ये देखिए अब यहां पर बात आ जाती है ऑर्गेनिज्म की। बेटा ये जो म्यूटेशन है ये बहुत एफिशिएंटली अवॉइड कर लेते हैं कौन, यूकैरियोट्स, लेकिन ये जो प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म है ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में बहुत तेजी से म्यूटेशंस आती हैं। बैक्टीरिया और बाकी जो प्रोकैरियोट्स हैं, आर्की बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर बहुत स्पीडी म्यूटेशन इस वजह से ही आती है कि उनके अंदर रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही आपने अक्सर पढ़ा हुआ है कि जो आरएनए जब रेप्लिकेट होता है, आप लोगों को पता नहीं है इस बात का पता है कि नहीं, कि आरएनए वायरस दो तरह के होते हैं। एक आरएनए वायरस वो होते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, जिनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, जिस प्रोसेस को आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये आरएनए से डीएनए बना रहे हैं। कुछ होते हैं जो आरएनए से डायरेक्ट आरएनए बनाते हैं, उनको आरएनए से डीएनए बनाने की जरूरत नहीं होती। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वाले जो वायरस हैं ये हाईली म्यूटेटिंग वायरस हैं। हाईली म्यूटेटिंग वायरस कैसे हैं, क्योंकि जो प्रूफ रीड मैकेनिज्म है वो आरएनए के लिए आमतौर पर नहीं होता बेटा। जो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है वो डीएनए के लिए होता है, और वो भी किन में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए वायरस अगर रेप्लिकेट करता है और वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है तो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा, और आरएनए में वैसे ही ज्यादा होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो उसको लगाते हुए गलतियां ज्यादा करता है एज कंपेयर टू डीएनए पॉलीमरेज, एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक एंजाइम। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या होगा कि आरएनए से आरएनए बनाने में ज्यादा म्यूटेशन होगी, और यही आरएनए वायरस होते हैं जो हर कुछ अर्से बाद क्या कहलाते हैं, वेरिएंट या स्ट्रेन। यही आरएनए वायरस होते हैं जो फिर बाद में वेरिएंट्स या स्ट्रेन्स कहलाते हैं। तो बेसिकली ये जो 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, इनके अंदर किसी भी एक में ये वाली म्यूटेशन, ये वाला चांस फॉलो हो सकता है 1/10 वाला। ठीक है, और अगर ये चांस फॉलो हो जाता है तो इट वुड डेफिनेटली मीन, बेटा माइक्स ऑफ कीजिएगा, जब मैं कहूंगा तब सवाल कीजिएगा प्लीज। ये जो इट वुड डेफिनेटली मीन कि ये जो यहां पर म्यूटेशन है, अगर ये म्यूटेशन प्रूफ रीडिंग से बच जाती है देन इट वुड बी रिजल्टिंग द डिजास्टर्स इफेक्ट। और एक बात आपको और बता दूं, एक दफा प्रूफ रीडिंग से बच गए तो वो म्यूटेशन परमानेंट है, फिर म्यूटेशन इज देन परमानेंट। ठीक है, ये बड़े बड़े गौर करने की बात है कि वो म्यूटेशन परमानेंट होगी, वो म्यूटेशन अगली नस्लों में जाएगी, और वही म्यूटेशन होती है जो अल्टीमेटली जिसको आप कहते हैं कि फेमिलियल डिजीज बन जाती है, खासतौर पे अगर वो डिजीज किसमें आए, मियोसिस के, अगर वो म्यूटेशन मियोसिस के दरमियान में आए। उसके अलावा जो म्यूटेशन के सोर्सेज होते हैं, एक तो हमने ये बताया, आमतौर पर यूकैरियोट्स में म्यूटेशन इस वजह से नहीं आती। ये जो इम्कान है ना, इसमें आप देखिए आमतौर पे यूकैरियोट्स में म्यूटेशन, इस बात का चांस होता है कि यूकैरियोट्स में म्यूटेशन इस वजह से नहीं आती, बल्कि यूकैरियोट्स में म्यूटेशन आने का चांस होता है म्यूटेजेंस की वजह से। अब ये म्यूटेजेंस कुछ भी हो सकता है, ये रेडिएशन हो सकती हैं, ये ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि डाइमर बना दें, ऐसे केमिकल्स, ऐसी ड्रग्स हो सकती हैं जो कि किसी भी, जैसे आपने इससे पहले भी एक दफा पढ़ा था कि थायमीन जो है उसका डाइमर, वो मैंने एक लेक्चर में, वो लेक्चर में रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है, थायमीन डाइमर बन जाता है, और थायमीन डाइमर की वजह से कोडिंग ही नहीं हो पाती। ठीक है, थायमीन का डाइमर बन जाता है, थायमीन, दो थायमीन होते हैं वो कोवलेंटली बॉन्ड कर जाते हैं, और वो मतलब क्रॉस में ऐसे ऐसे वो कोवलेंटली बॉन्ड कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकती और उनकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकती। तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन है, और ज्यादातर ये म्यूटेशन जो है ये रेडिएशन की वजह से आती है। जो एटॉमिक रेडिएशन है उनके नतीजे में ज्यादा चांस, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है उनके नतीजे में ज्यादा चांस जो है वो थायमीन डाइमर की फॉर्मेशन का होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कुछ डिजीजेस लिखी हुई हैं, जैसे ये देखिएगा, हाँ जी, X-rays and other forms of high energy pose hazards to genetic material of people as well as laboratory organisms, include ultraviolet light। अब ये अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ये थायमीन के डाइमर्स प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से जो
कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियोमायोपैथी या जो मस्कुलर मायोपैथी है, जो हमारे मसल्स की कमजोरी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक दफा इसका भी जिक्र हुआ था। ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से भी हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की वजह से, जो हमने माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पढ़ी थी। तो ये जो है, ये किसी भी वजह से कोई भी ऐसा केमिकल जो इन को, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई केमिकल डिलीट कर दे, किसी एक बेस पेयर को डीएनए में से डिलीट कर दे, ठीक है, किसी एक बेस पेयर के आने में डिले कर दे, जिसकी वजह से वो वाला बेस पेयर ही वहां से रिमूव हो जाए। तो कोई भी चांस हो सकता है, किसी भी वजह से म्यूटेशन आ सकती है, और वो म्यूटेशन जो है वो समटाइम उसमें न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देती है, समटाइम वो म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड को सब्स्टिट्यूट कर देती है, ठीक है, समटाइम वो डाइमर बना देती है, वो कुछ भी हो सकता है। जी बेटा। सुमेरा आप बोलिए। सर ये जो रेडिएशन से हम एक्सपोज होती हैं और न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, तो उनका इफेक्ट क्या फौरी तौर पर जाहिर होगा या काफी मतलब टाइम लगेगा वो कैंसर वगैरह होने में इस तरह से? नहीं, उसमें टाइम लगता है, उसमें आमतौर पर टाइम इस तरह से लगता है कि ये जो होते हैं ना, ये जो चेंज होता है, अगर तो वो किसी ऐसे पोर्शन में आ रहा है, जैसे अभी हमारी कल ही बात हुई थी, आप भी उस लेक्चर में थी, मैंने कहा था कि बाज़ औक़ात एक ही आरएनए को कई कई राइबोसोम लगते हैं, जिसको पोलिसोम का कॉन्सेप्ट हम कहते हैं। तो वो जो कई कई राइबोसोम लगते हैं ना, तो अगर तो कोई ऐसी प्रोटीन है जो कि मुस्तकिल चाहिए, तो उसका इफेक्ट फौरी तौर पर शो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जो कि थोड़ी देर बाद जिसका इफेक्ट शो होता है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज में इंसुलिन का जीन अगर जो है वो म्यूटेजेंस की वजह से इफेक्ट हो जाता है, तो डायबिटीज फौरी नहीं फील होती, 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, वो बंदा अपने अंदर इफेक्ट फील करता है कि यार मुझ में कोई गड़बड़ चल रही है, और आखिरकार उसको डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कैंसर भी फौरी अपीयर नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जो किसी वाइटल हार्मोन के तौर पे एक्ट कर रही है या कुछ ऐसा है, और आमतौर पे कम ही प्रोटीन्स हैं जो पूरे हार्मोन के तौर पे एक्ट करती हैं, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन ही हार्मोन के तौर पे एक्ट करती है। कोई भी ऐसा हार्मोन प्रोटीनिशियस नहीं है जो इमरजेंसी हार्मोन हो, अमाइन जरूर हैं लेकिन प्रोटीनिशियस नहीं है। और उसमें भी आप देखिए कि पीछे कितनी बड़ी हिकमत है कि अगर वो प्रोटीनिशियस हो और किसी म्यूटेजन की वजह से उसमें कोई गड़बड़ आ जाए इमरजेंसी हार्मोन में, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन को सस्टेन करने के काबिल नहीं रहेंगे, और जो इमरजेंसी सिचुएशन को सस्टेन करने के काबिल ना रहे उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इसका रिजल्ट तभी आ सकता है अगर कोई ऐसा इमीडिएट इफेक्ट हो कि फौरी तौर पर रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है वो बनना बंद हो जाए, तो फौरी इफेक्ट तभी आ सकता है, वरना ये डिलेड इफेक्ट होता है। कैंसर का भी लेट ही पता लगता है। सर ये जो अब जेनेटिक्स में होती है, ये डायबिटीज भी तो कहते नहीं है जेनेटिक्स डिजीज है, तो फिर कैसे होता है कि ये जेनेटिक्स में होती है तो फिर वो इतने सालों बाद उनका इफेक्ट शो हो रहा होता है, मतलब किस तरह से वो फाल्टी प्रोटीन बनती है कि वो काफी साल लग जाते हैं उसको असर एक शो बात करने मेरे में? ज़हन में रखिए, एक बात मेरी ज़हन में रखिए, अगर तो कोई बच्चा है जिसको डायबिटीज है, हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसका इफेक्ट तब शो होता है खास तौर पर जब वो इस बात का एहसास दिलाना शुरू करता है कि मुझे ये कुछ हो रहा है, मुझे थकावट रहती है, मुझे ऐसे होता है। आमतौर पे जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अगर ज्यादा रोता है ना, तो उसको कहते हैं कि चलो इसको विटामिन डी दे दो या इसको फला कैल्शियम दे दो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है आमतौर पे वो इस बात का एहसास दिलाता है कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपरग्लाइसीमिया का लेट पता लगता है। पता लगना और हो जाना, ये हाइपरग्लाइसीमिया में दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट, उसकी बर्थ हुई है, तो उसका आपको फौरन पता लग जाता है। वो फौरी तौर पे आपको पता लगता है कि इसका शुगर लेवल गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा होता, और इट कैन नेवर बिहेव नॉर्मली, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर लेवल डाउन हुआ है, ब्रेन रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो वो दोनों चीजें, वो दोनों केसेस अलग अलग है। नहीं सर, ये मैं पूछ रही थी जैसे वो कहते हैं ना जेनेटिक्स में डायबिटीज भी जेनेटिकली डिजीज है,
कि पेरेंट्स में है तो आगे ऑफस्प्रिंग को भी लाजमी होती है, तो वो फिर इसका क्या रोल होता है कि वो इतने सालों बाद क्यों अपीयर हो रही होती है बच्चों में, जैसे 25 साल मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि डायबिटीज होती ही जेनेटिक है? नहीं 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 नहीं, वैसे कुछ फैमिलीज में होती है आई थिंक। हाँ, अब जरा इस बात को जो है ना जरा प्रॉपरली देखते हैं हम कि मोस्टली हमारे इस 30 साल की उम्र के बाद जो डायबिटीज होती है वो जेनेटिक नहीं होती बेटा, ये बात ध्यान में रखिए। जो वो नहीं डायबिटीज होती नहीं 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 30 साल के बाद जो डायबिटीज होती है वो जेनेटिक नहीं होती। वो एक तरह से डायबिटीज हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, जब आपकी बॉडी में स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। ठीक है, स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो और जिसकी वजह से आपकी बॉडी की डिमांड खत्म हो जाए, तो वो एक खास किस्म की डायबिटीज हो सकती है। लेकिन इंसुलिन रिलेटेड जो डायबिटीज है ना, जिसको आप आईडीडीएम कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस, वो हो ही नहीं सकता कि आपको 15 साल के 20 साल, वो डायबिटीज अपने आप को 20 साल के अंदर अंदर सामने ले आती है। ये जो 30 साल से ऊपर जाकर डायबिटीज होती हैं, ये कोई साइड रीजन होती है जिसके नतीजे में शायद डायबिटीज, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए। फॉर एग्जांपल जो कोलेस्ट्रोलीमिया होता है ना, उसके नतीजे में भी डायबिटीज हो जाती है, उसके नतीजे में डेफिनेट डायबिटीज होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रोलीमिया के नतीजे में हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर नहीं बन रहा, हम आमतौर पर रिसेप्टर की बात करते हैं, वो रिसेप्टर जिसने ग्लूकोज को एंटर करवाना है, अब वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, अब ये भी अपने आप को 15 साल की एज से पहले पहले जाहिर कर देगी। ये वाली डायबिटीज भी, जो डायबिटीज एजिंग की वजह से होती है वो जेनेटिकल नहीं होती, और आप यकीन करें कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो जेनेटिकल डायबिटीज है वो अर्ली एज में शो हो जाती है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। 30 साल या 30 साल के बाद वाली डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत आसान है। जी बताइए। सर मैं ये कह रही थी कि फिर थोड़ा सा ये मैंने देखा है ना, जैसे सोसाइटी में कि कुछ फैमिलीज में बहुत ज्यादा ये डायबिटीज होती है कि नाना जी। नानी दादा दादी इस चीज बोलते हैं कि हमें भी हो रही है, हम्म। चाहे वो 30 साल के बाद ही क्यों ना हो। और जैसे अब भाई हमारी फैमिली में देखे ना, नाना नानी और दादा दादी को नहीं थी, तो आगे अभी तक पेरेंट्स को भी नहीं है, उनकी भी हालांकि एज तो है ना 50-60 तक, लेकिन फैमिली में जैसे किसी की नहीं है। तो मतलब मैं कह रही थी कि कुछ फैमिलीज में जैसे वो अपेयर तो उनको भी लेट ही होती है, लेकिन जैसे वो उनके नाना नानी को ही थी तो वो कहते हैं इसलिए हमें भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए, जो सबसे यहाँ पर अब एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, और वो ये है कि जो डायबिटीज है, अगर तो वो इंसुलिन की वजह से हो रही है, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब दे रहा हूं मैं। जो डायबिटीज इंसुलिन की वजह से होगी ना, वो डायबिटीज अपने आप को 10 साल के बाद बच्चे के बिहेवियर में आपको शो, वो वैसे बाय बर्थ अपने आप को शो करना शुरू कर देती है, लेकिन हमें पता लगता है लेट। जो डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती, किसी और वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, दैट डायबिटीज कैन वेट। क्यों वेट कर सकती है? याद रखिए, हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक मैकेनिज्म बड़ा कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बर्दाश्त कर लेंगे, इसी तरीके से हार्मोन बड़े बैलेंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बेहतरीन अमाउंट हार्मोन्स की होती है। जैसे ही 30 की एज से ऊपर जाता है मामला, तमाम मेटाबॉलिज्म धड़ाम से गिर जाता है, और जब वो तमाम मेटाबॉलिज्म धड़ाम से ड्रॉप होता है, उस टाइम पर आपकी बॉडी को पता लगता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। पहले फील नहीं होती थी, क्योंकि पहले सब कुछ एक उसमें चल रहा था, एक हाई रेट में चल रहा था, तो ब्लड ग्लूकोज भी हाई थी, कोई बात नहीं, उस हाई ग्लूकोज को यूज किया जा रहा है। लेकिन पता क्या लगता है कि वो जो कोई भी और रीजन है, उसकी बेस पे जो डायबिटीज है वो लेटर एज में इसलिए पता लगी 30 के बाद, क्योंकि बाकी प्रोसेसेस सडनली डाउन हो गए, और उन बाकी प्रोसेसेस के डाउन होने के बावजूद आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है। इसका मतलब है बेसिकली उसकी रीजन इंसुलिन नहीं थी, उसकी रीजन कुछ और थी। अब यहां पर रीजन का डिफरेंस आ गया। आप डायबिटीज को
मैंने शायद ये भी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, डायबिटीज को मल्टीफैक्टोरियल डिजीज कहते हैं। मतलब किसी एक रीजन के ऊपर आप बेस नहीं कर सकते कि डायबिटीज इस वजह से होती है। अगर डायबिटीज इंसुलिन की वजह से है तो वो बहुत अर्ली अपीयर हो जाएगी, लेकिन अगर वो इंसुलिन की वजह से नहीं है देन इट कैन वेट, फिर वो बड़ी आराम से, बड़ी तेजी से, बड़ी देर से भी आपके सामने अपीयर हो सकती है। जी बेटा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, क्लियर है। जी, आज तो सवाल आपके जवाबात में काफी टाइम गुजर गया। जी हजरात। क्योंकि ना सर इसमें, ये जो आप एक रेडिएशन जी जी बोलिए आप। म्यूटेशन वाला बता रहे थे, उसमें ये मैंने पढ़ा था कहीं कि ना, जैसे वो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम एक्सपोज हो जाते हैं ना, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब तक अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट नहीं करता ना, तब तक हमें वो उस यानी कि उसका इफेक्ट शो नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि जितने साल उसकी हाफ लाइफ है वो तब तक वो कैंसर ना कॉज करे। उसका इफेक्ट नहीं होगा, मतलब जब तक वो हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर वो रेडिएशन खारिज करेगा और फिर हम एक्सपोज होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पर मुझे नहीं इतना ना पता इस हवाले से, क्योंकि लॉजिकली तो ये बनता है ना कि वो लूज कर रहा होता है अपना रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में जो है वो रिलीज कर रहा होता है, और वो क्या बेसिकली न्यूट्रॉन लूज करता है, क्या लूज करता है वो? सर हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स अल्फा बीटा या गामा इस तरह। रेडिएशन होता है, और जो नंबर ऑफ कार्बन न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उसमें वेरिएशन आना शुरू होती है, जिसमें शायद एटॉमिक नंबर अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक रेडियो, मास। हाँ एटॉमिक मैस चेंज, हाँ जी बिल्कुल, एटॉमिक मैस चेंज हो जाता है, जी बिल्कुल, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस से होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो अपनी हाफ लाइफ पूरी करे तभी वो इतने पोटेंट रेडिएशंस क्रिएट करे कि वो कैंसर कॉज कर सकें, ऐसा हो सकता है। यहाँ ये वाली बात मेरे इल्म में नहीं है, ऐसा हो सकता जी है। जी एनी, आज आप चुप बैठी हुई हैं, क्या बात है? प्रैक्टिकल का ज्यादा असर है? क्लियर है प्रैक्टिकल का ज्यादा असर हो गया? सर, आजकल दिमाग में बहुत होता है। सॉरी? आजकल से ज़्यादा काम होता है, प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीक हमारे पेपर